मशीन की सरकार है। ये जो सरकार है ये मशीन की सरकार है और इनको यही घमंड है कि मशीन से आप बिहार में देख लीजिए, सारे एग्जिट पोल ने बिल्कुल क्लियर दिखाया था बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बन रही है, टुकड़ा साफ है, लेकिन सारा का सारा गेम पलट दिया। क्योंकि आदाब दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं जहां लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। जहां एक तरफ मीडिया ये दिखा रही है कि किसानों का आंदोलन खाली हो चुका है, लेकिन किसानों का आंदोलन ऐसे ही भरा हुआ है जैसे भरा हुआ था। आज 97 दिन हो गए हैं, तकरीबन 250 किसानों की मौतें हो चुकी है। उसके बावजूद भी सरकार वहीं जमी हुई है और किसान भी वहीं जमे हुए हैं। ये पूरा बॉर्डर इस तरीके से भरा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कि कितनी यहाँ पर जनता इस वक्त में मौजूद है। जहाँ लगातार ये कहा जा रहा है कि टेंट खाली हो गए हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि किसान टेंट छोड़कर भाग गए हैं। किसानों को मुकदमे से डर लग रहा है, लेकिन ना तो किसान डरा है और ना अभी तमाम यहाँ पर किसान मौजूद हैं और पूरा बॉर्डर इसी तरीके से भरा हुआ है। हमारे साथ किसान भी मौजूद थे, जवान भी आज शुरू से मौजूद हैं। कुछ जवान मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। 97 दिन हो गए लेकिन सरकार अभी तक वहीं डटी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिलहाल संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो है कि हम यहाँ जो पढ़े हैं, हम अपनी गलतियों से ही पढ़े हैं। हमने जो गलती किया है उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि सिंगल आदमी को आपने देखा है कोई ये कमरा तक नहीं देता है। और यहाँ तक कि हमारे जो धर्म में सिंगल आदमी को किसी भी पूजा पाठ में बैठने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ तो मंदिरों की पूजा करा रहे हैं, तो हमारी गलती है। और आज जो है कि मीडिया जो इनको दिखा रही है कि यहाँ से खाली हो रहा है, 24 घंटे में जो कि खाली होने का एलिगेशन दे दिया है और 18 घंटा हो गया जी न्यूज ने दिखाया, हमने देखा है। तो यहाँ हो गया और 24 घंटा छोड़ दो, 48 घंटा में भी एक सिंगल आदमी कम हो जाए तो बता देना। और मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे झूठ वाले को, जो भी मीडिया है जो बिकी हुई है, ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा कि सच है या झूठ है। अगर जो 48 घंटा नहीं 6-7 दिन में, 24 घंटा के बाद छोड़ो 24 दिन में भी अगर जो कम हो जाता है तो इनको देखना बिल्कुल बंद करो कि ऐसे मीडिया को देखना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बिक चुके हैं, सरेआम बिके हुए हैं और इनको नकार दो। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि 40 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं, किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है कि वो ट्रैक्टर किधर जाने, बंगाल की तरफ या फिर संसद घेराव की तरफ। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल सही है। देखिए, सरकार तानाशाह है, तो जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, इनको ये नहीं लगेगा कि हम सत्ता हमारे हाथ से जाने वाली है, तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। ये अब तक प्रेशर में आ जाते, अब तक किसानों की बात मान लेते, लेकिन ये बात इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि इनको घमंड है ईवीएम पर। ये मशीन की सरकार है, ये जो सरकार है ये मशीन की सरकार है और इनको यही घमंड है कि मशीन से आप बिहार में देख लीजिए, सारे एग्जिट पोल ने बिल्कुल क्लियर दिखाया था बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बन रही है, टुकड़ा साफ है, लेकिन सारा का सारा गेम पलट दिया। क्योंकि ईवीएम जब तक है, आप गुजरात का देख लीजिए, अभी क्या जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहाँ पे ईवीएम से चुनाव कराया गया, तब जाके कहीं इज्जत बचा पाए हैं ये गुजरात के अंदर। और ये बोल रहे हैं अपने आप को बादशाह बोल रहे हैं, सिकंदर आजम बोल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जो इनके गांव की जो सीट थी ना, जो इनके गांव की सीट थी, उस पे भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। आज दिल्ली के अंदर क्या कहेंगे? जी दिल्ली किसानों के आंदोलन का फर्क पड़ रहा है? जी देखिए, ये बोल रहे थे दिल्ली की जनता परेशान हो रही है किसान आंदोलन से, और ये लोकल का जो इन्होंने वो चलाया था ना, आज उस लोकल ने इनको अच्छा जवाब दिया है। उस लोकल ने इनको ये बता दिया है कि हम किसानों के साथ हैं। अगर इनके साथ होते तो बाकी पार्टी का सुपड़ा साफ होता, आज इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। कितनी सीटें आई हैं बीजेपी की आज? अंडा दिया है, एक भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है। इनको इनको अंडा मिला है इसी दिल्ली में, और अब जल्द ही इनको हर राज्य में, लेकिन बशर्ते ईवीएम को हटाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ईवीएम को हटाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आज ये देश में चुनाव करा लें। अच्छा। और हम लिखित में देते हैं इनको कि अगर ये सरकार बना लें, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर पे होगा, ईवीएम पे नहीं होगा। और ये मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लोग सब बोल रहे हैं कि इन्होंने देश बेच दिया, ट्रेन बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए। बेचा है, मान रहे हैं, हम सब कुछ बेच रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। अब खरीद क्या रहे हैं? गोदी मीडिया खरीद रहे हैं, अदालत खरीद रहे हैं, CBI खरीद रहे हैं, NIA खरीद रहे हैं। तो इन चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो वो खरीद भी रहे हैं।
सिर्फ बेच ही नहीं रहे हैं। चीजों को खरीद के क्या देश उन्नति की तरफ जा रहा है? जी देखिए, देश को उनको देश उन्नति में जाए या देश बाढ़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। उनको तो पूंजीपतियों की सरकार रखनी है, पूंजीपति रहे इस देश में, जो ऊपर का तबका है वो रहे इस देश में, बाकी गरीब कहीं भी जाए। आप खुद सोचिए, कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफ़र करेगा। जी। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफ़र करेगा, ऐसा सपना दिखा के आपने उससे पैसेंजर ट्रेन भी छीन ली। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए आपने कि वो अब साइकिल से यात्रा करेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नज़र आते हैं। जी। मुल्क लुट जाएगा, ये आसार नज़र आते हैं, और हुकूमत में बैठे हुए सब मक्कार नज़र आते हैं। और हम ही ने गवा दी जाने देश की खातिर, हम ही ने गवा दी जाने देश की खातिर, और इन गद्दारों को हम ही गद्दार नज़र आते हैं। जी। अच्छा, पेट्रोल की आपने बात करी, पेट्रोल पे बाबा रामदेव का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि देश के लिए, देश के हित में बहुत फायदेमंद है कि अगर हम 100 रुपये पेट्रोल ले रहे हैं तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। जी देखिए, ये वही बाबा रामदेव हैं जो अगर अपने 2014 से पहले के स्टेटमेंट उठा के देख लें तो आप पत्रकार हैं, 2014 के इन्हीं के स्टेटमेंट का इंटरव्यू लीजिए। अगर ये एक सवाल का भी जवाब दे दें तो हम चैनलों पे आना छोड़ देंगे, आप लोगों के सामने डिबेट्स करना छोड़ देंगे। बिल्कुल सर, बाबा रामदेव जी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जितने भी लोग हैं सरकार के, वो अगर 2014 से पहले के अपने वीडियोस देख लें, स्टेटमेंट देख लें, उनमें से एक पे भी अगर वो खरा उतर जाएं, एक का भी जवाब दे दें तो हम मान जाएंगे इनको। बंगाल चुनाव को लेकर राकेश टिकैत जी ने ये कहा है कि 10,000 ट्रैक्टर तैयार हो चुके हैं और ज़रूरत पड़ी तो तकरीबन 50,000 ट्रैक्टरों से हम बंगाल चुनाव जाएंगे। क्या राकेश टिकैत चुनाव की तैयारी में है या फिर लोगों को वहाँ समझाने जा रहे हैं? उसके पीछे क्या मतलब? जी देखिए, हम लोग जन जागृति के लिए निकले हुए हैं। जी। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, किसानों के संगठन है, हमारा भी पूर्व सैनिकों का संगठन है, जो ऑल इंडिया पूर्व सैनिकों का संगठन है हमारा। तो हम लोग जन जागृति के लिए निकले हैं। इन जो ये सेल पर्सन, इन्होंने जो सेल लगा रखी है इस टाइम, इसको कैसे बंद कराना है, तो उसको बंद कराने के लिए किसान संगठन ही नहीं, हम लोग भी, पूर्व सैनिक भी बंगाल की तरफ कूच कर रहे हैं किसानों के साथ साथ। और हमारी वहाँ जो पूर्व सैनिक हैं उनसे बात हो गई है, तो हम लोग भी जगह जगह जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि भाई किसी को भी वोट दो, आपका वोट है, आपका अधिकार है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जिसने 2000 दिन से ऊपर हम लोगों को बैठे हुए हो गए जंतर मंतर पे, इस देश की जनता को मैं बताना चाहूँगा, किसानों के मुद्दे तो हैं, लेकिन 2000 दिन से ऊपर हो गए हम लोगों को, पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पे बैठे हुए। हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का एक मुद्दा इन्होंने अभी तक हल करके नहीं दिया। जनवरी 2020 से हमारा डीए बंद कर दिया इन्होंने। जो अभी पूर्व सैनिक हैं और जो सैनिक हैं, सबका डीए बंद कर दिया। बोला कोरोना काल चल रहा है। अरे कोरोना काल तुम्हारे लिए नहीं चल रहा। तुम रैलियों में, पार्टी के जगह जगह दफ्तर बनाने में कितना पैसा खर्च कर रहे हो, उसके बाद आप नया संसद भवन बना देते हो, अपने लिए प्राइवेट प्लेन्स खरीद लेते हो कई हज़ार करोड़ रुपए के। तब कहाँ से बजट आ जाता है आपके पास कि आपके पास किसानों को एमएसपी देने के लिए और जवानों को डीए देने के लिए, 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए आपके पास बजट नहीं है। और बजट की आप बात करते हैं, जो पिछला 2020-21 का बजट था वो 34.5 लाख करोड़ रुपए का था इस देश का। अब का जो 2021-22 का जो बजट आया है वो 34.48 लाख करोड़ रुपए का आया है, पहले के मुकाबले कम कर दिया। और लूट अगर आप देखोगे तो लूट दोनों हाथों से लूटा जा रहा है इस टाइम। उसके बाद बजट कम कर दिया जाता है और एक जुमला नया दिया जाता है, आत्मनिर्भर भारत। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बिना शिक्षा पाए, बिना 6,000 करोड़ रुपया इन्होंने शिक्षा बजट से कम कर दिया। इनकी आप आगे की रणनीति देखो, 6,000 करोड़ रुपया शिक्षा बजट से कम कर दिया। तो बिना पढ़े कोई आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? तो इनका तो वो काम है कि पकौड़े तले, वोट डाले, उंगली पे स्याही लगाए और अपने घर जाके बैठ जाए। पढ़ेगा, लिखेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, तुमसे जॉब मांगेगा, उंगली दिखा के, जिस उंगली पे स्याही लगी हुई है सिर्फ वोट नहीं डालेगा, उंगली दिखा के तुमसे सवाल भी करेगा, तुमसे महंगाई पे सवाल करेगा, तुम पे बेरोजगारी से सवाल करेगा, तुम पे भ्रष्टाचार पे सवाल करेगा तुमसे। तो वो उस चीज़ों के तुम जवाब दे नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आत्मनिर्भर भारत का जुमला बैठाओ और बाकी पकौड़े तलने के लिए छोड़ दो इनको। अच्छा, कुछ साधु संत लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो हमारे
मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक साधु और संत हैं, अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं, जबकि उनका नाम कुछ और था, अब उन्होंने योगी नाम रख लिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अपना प्रदेश बनाया है ये इस वक्त जो है हर तरीके से क्राइम से बिल्कुल मुक्त है, जबकि यहाँ पर जो है कल ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाती। क्या संदेश देना चाहेंगे योगी जी? बिल्कुल भैया नहीं, योगी जी है ना, दिन दहाड़े गोली मारी जाती है और रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, इसलिए इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि है ना सभी जनता सभी परेशान है, क्योंकि ये सारे है ना किसानों मजदूरों गरीबों के बिल्कुल हकदार नहीं, ये बहुत जातिवाद हैं, तुमको ये बताना चाहते हैं। तो योगी बताते हैं अपने आप को? नहीं, योगी होते तो ये संसार ये नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज खुलेआम बेटियों पे जुल्म हो रहे हैं, है ना, गोली मार दी जाती है। अभी देखो कहाँ का केस हुआ जो है ना, हाथरस का केस हुआ और बाप को है ना गोली मार दी गई और उसमें रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। ऐसी सरकार को थू है ना, ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने ये धोखेबाज से आज वो कर दिया और सारा देश बिक रहा है ना, सारा देश त्राही कर रहा है और उनके कानों में आवाज़ तक नहीं जा रही है ना। 3 महीने हो गए किसान चिल्ला रहा है और किसान आतंकवादी हो गए, किसान भ्रष्टाचारी हो गए, किसानों पे मुकदमा लगाए जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। अभी रिसेंटली जो है बाबा रामदेव ने एक और सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि न किसान पीछे हट रहा है और न सरकार पीछे हट रही है, तो लट तो बजेगा। जी देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव एक गलतफहमी में हैं, जैसे उन पे लठ बजा था ना और वो सलवार पहन के भागे थे, तो वो यही ख्वाब देख रहे हैं, वो ये किसान को सलवार पहना के भगाने के चक्कर में। लेकिन किसान सलवार पहन के भागने वाला नहीं है, वो सलवार पहन के भागे थे और सलवार पहन के भाग के अमीर बन गए हैं। तो किसान यहाँ अमीर बनने नहीं आया है, किसान अपने हक लेने आया है। और हाथरस की घटना पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, हुकूमत तेरी नाकामियाँ अच्छी नहीं लगती, हुकूमत तेरी नाकामियाँ अच्छी नहीं लगती, और ना जाने क्यों तुझे गरीबों की बच्चियाँ बेटी नहीं लगती। देखिए, इन्होंने लगातार जो है सवाल उठाए हैं सरकार पर, और सरकार पर सवाल उठाते हुए तमाम बातें रखी अपनी। लेकिन मैं दोबारा एक पूर्व सैनिक जिनसे मैं पहले बात कर चुका हूं, दोबारा जा रहा हूं, ये कुछ संदेश और देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं कि ये जो बेचने वाला और खरीदने वाला काम है, कुछ विभाग को बेच रहे हैं, कुछ को खरीद रहे हैं, ये बंद करिए और हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान की राजनीति छोड़िए और जो है कि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार सुरक्षा इनकी राजनीति करिए। और पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि अब सत्ता परिवर्तन नहीं, अब व्यवस्था परिवर्तन की बात करिए और इन चोरों को गद्दारों को हटाने की बात करिए। 97 दिन हो गए हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? ये बस लास्ट सवाल होगा मेरा। आगे की रणनीति ये है हमारी कि अभी 6 मार्च के लिए आप लोगों को पता होगा KLP का जाम किया जाएगा। उसके बाद पूरा संयुक्त मोर्चा ने एक प्लान बनाया है और 12 मार्च के लिए, अभी 12 मार्च की डेट फिक्स हुई है बंगाल के लिए। वहाँ पे कलकत्ता में एक रैली निकलेगी, भव्य रैली निकलेगी, जो किसानों के समर्थन में निकलेगी। और हम लोग भी बंगाल कूच कर रहे हैं, महापंचायतों में जाएंगे, जनता को जगाएंगे। अब हमने ये मन बना लिया है, पहले तो हम सिर्फ 3 जो कृषि कानून है उनको रद्द कराने आए थे, लेकिन अब हम इस सरकार को ही रद्द कराएंगे। जी। मतलब घर वापस नहीं जाएंगे? जी नहीं, अब इस सरकार की वापसी होगी, हमारी वापसी नहीं होगी। अच्छा, आपकी घर वापसी नहीं होगी? जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इन्होंने कहा कि अब हम बंगाल भी जाएंगे, गाँवों में जाकर नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे, लेकिन हम घर वापस नहीं जाएंगे। पहले सिर्फ 3 मांगे थी, अब मांगे 4 हो गई है। 3 तो वो काले कानून थे, अब सरकार को भी हम घर वापस भेजेंगे, फिर घर जाएंगे। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मोहम्मद जफर, NHO आवाज़।